हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण हो उन चीज़ों पे क्लास बनाने का ध्यान दे। हम टारगेट बीपीएससी मेंस की बात कर रहे हैं। आज का हमारा क्लास ऑप्शनल हिस्ट्री से लेकर के हैं। वैकल्पिक विषय इतिहास। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारा क्लास टारगेट बीपीएससी में क्वेश्चन ऑफ द डे पर आएगा और वहां पे एक क्वेश्चन ऑफ द डे फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चन देखा था। आज हम बात करेंगे आदि इतिहास की। ध्यान दें, से पहले क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल की बात किया था। तो आदि इतिहास में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता और उसकी उत्तरजीविता। और आदि इतिहास जैसे कि पिछले क्लास में बताया था कि हमारे पास लिखित स्रोत है लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं गया है और इसके कारण कई सारी जानकारियां जो है वो अंधकार में है। तो ऐसे काल को हम आदि इतिहास काल में रखते हैं। इसके और भी व्यापक रूप होते हैं लेकिन अभी हम आदि इतिहास नहीं, हम इससे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए आज का जो हम देखेंगे इसमें ये है हमारा हड़प्पा सभ्यता या आप कहें सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इस साल के लिए आपका काफी महत्वपूर्ण बन जाता है ये सिंधु घाटी सभ्यता बीपीएससी 65 मेंस के लिए। देखते हैं इस पे हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले हमारे लिए एक आधार बनता है कि इसका उद्भव विकास। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहला पॉइंट, उद्भव एवं विकास। ध्यान दें, जब हम उद्भव और विकास की बात करेंगे तो हम कभी भी भौगोलिक विस्तार और उसके जितने भी भौगोलिक तत्वों का योगदान है उसको हम नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप उद्भव विस्तार करें तो उद्भव और विकास में यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र और उस भौगोलिक क्षेत्र का क्या इसमें योगदान रहा है उसको हमें नहीं भूलना है। तो ध्यान रखें इस पे आप भौगोलिक क्षेत्र एवं इसके योगदान। अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे, पहले हम टॉपिक देखते हैं कि किन किन टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो भौगोलिक क्षेत्र एवं इसके योगदान कि क्या इस क्षेत्र का इसके उद्भव और विकास में कितना योगदान रहा है, इन तमाम बिंदुओं को हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनेगा यहाँ से उद्भव और विकास के बाद सीधा आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, तो इसके नगर योजना और व्यापार को लेकर के। तो दूसरा हम देखेंगे इसका नगर योजना एवं व्यापार। जब हम व्यापार की बात करेंगे तो यहां दोनों तरह की व्यापार, आंतरिक और बाह्य व्यापार, दोनों व्यापार को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बनता है कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक पक्ष।
आर्थिक पक्ष, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक पक्ष, ये एक हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। लास्ट में इसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, कि पतन के क्या क्या कारक रहे हैं, और इस कारण को लेकर के जो खास करके विद्वानों में विवाद रहा है उनको हम देखेंगे, पतन, और इससे जुड़े हुए जितने भी पक्ष है उसको देखेंगे। और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद को लेकर के जहां पे हम उत्तरजीविता की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की उत्तरजीविता, तो आज हम इसके उत्तरजीविता पर भी बात करेंगे। तो ये हमारे लिए हड़प्पा सभ्यता का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा जब हम वैदिक काल करेंगे तो वैदिक काल में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल दोनों को मिला करके हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो उसे हम वैदिक सभ्यता का जब टॉपिक लेकर के आएंगे उस पर देखेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखो, मैं हमेशा आपका ये काम करता हूं तो सिलेबस को भी एक तरह से समझाने का काम होता है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है सिलेबस समझाना ही नहीं है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आजकल तो ऐसा हो गया है कि YouTube पे कहो तो क्लास बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि YouTube पे एक समस्या ये है कि आज यहाँ स्टूडेंट से ज्यादा टीचर हो गए हैं, तो इसको लेकर के कई बार मन टूटता है, लेकिन फिर भी क्या करा जाए, आप लोगों की सहायता के लिए कुछ करना मांगता है, इसी को ध्यान में रख करके काम करता हूँ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट भेजें, और कमेंट में आप अपने क्वेश्चन को भी भेज सकते हैं, जो आपका डाउट है उसको भी भेज सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल से चर्चा करना या डिटेल से नोट्स बनाना और डिटेल से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ें। आप इसके लिए 8368196379 पर कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास जल्दी उपलब्ध होने वाला है आप लोगों का, और वहां पे हम काफी डिटेल से बात करेंगे और आप कंपैरिजन करेंगे कि आप जहां भी रेगुलर पढ़ रहे हैं या फिर दूसरे जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, वहां से कंपैरिजन करेंगे, तभी आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा। तो आज का जो हमारा टारगेट ऑफ द डे सेकंड है हिस्ट्री का, और इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखेंगे आप लोग इसको कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव और विकास के संबंध में उद्भव एवं विकास के संबंध में प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों की समालोचन करें। विभिन्न सिद्धांतों की समालोचन। इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, क्या सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता की आरंभिक पूर्वांश
आरंभिक पूर्वांश स्थलों या ग्राम जो भी रहे वहां पे स्थलों दे सकता है या पूर्वांश ग्राम भी दे सकता है, ग्रामों। तो यहाँ पे इसे आप कोट कर ले, पूर्वांश स्थलों या ग्रामों इस सभ्यता की उत्पत्ति को समझने में सहायक है। की उत्पत्ति को समझने में सहायक है। स्पष्ट करें। ध्यान दें यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से और पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव एवं विकास के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों की समालोचन करें। तो एक क्वेश्चन का हमारे एक पार्ट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो ऐसे जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे डेफिनेशन की सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, दूसरा है इसका उद्भव और विकास के संबंध में प्रचलित जो सिद्धांत है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता का जो कई सारे विद्वानों का अलग अलग विचार है। यहाँ पे हम आंसर में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट वे में आपको समझा रहा हूँ कि क्या आपका फोकस होना चाहिए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव बाह्य सभ्यता का देन है अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव यहाँ की जो परिस्थितियां थी उसका परिणाम है, यानी कि स्थानीय स्तर पे सभ्यता का उद्भव हुआ है, न कि बाह्य स्तर पर। ये चीजें हमें सिद्ध करना है समालोचन में। हम उन तमाम पक्षों को देखेंगे जिसमें खास करके जो पश्चात इतिहासकारों ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता बाहरी सभ्यता की देन है, लेकिन हम निष्कर्ष में या सिद्ध ये करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थानीय स्तर पर उद्भव हुआ है। खास करके यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि क्या सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक पूर्वांश इस सभ्यता की उत्पत्ति को समझने में सहायक है, स्पष्ट करें। बिल्कुल, जो सिंध और बलूचिस्तान के जो स्थानीय संस्कृति के बारे में हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए मैंने जब बताया था कि नियोलिथिक आप पढ़ें, तो नियोलिथिक पीरियड को आप काफी डिटेल में पढ़ें, उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव और विकास को जोड़ने में एक काफी सहूलियत मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जैसे देखिए, हमें यहाँ पे खास करके जो हम बलूचिस्तान में मेहरगढ़ देखते हैं तो मेहरगढ़ संस्कृति के बारे में हम बताएंगे। फिर हम बाद में हम वहां पे देखें तो कई सारी संस्कृति है, जैसे अमरी है, कोटदीजी है, तो ये है। इसके बाद हम देखते हैं कि कालीबंगन है। तो ये सारी संस्कृति ऐसी संस्कृतियां हैं जो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने मेच्योर पीरियड में आ रहा है, उससे पहले काफी पहले से सभ्यता और संस्कृति चली आ रही है, और इन्हीं संस्कृतियों का एक सम्मिलित प्रयास है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास। तो हम जरूर कहेंगे कि हाँ, कि सिंधु और बलूचिस्तान के जो पूर्वांश स्थल है वो इस सभ्यता को समझने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हमारा निष्कर्ष लास्ट में यही होगा। खास करके देखिए, जैसे हम देखते हैं कि घग्गर हाकरा क्षेत्र में किस तरह से एक व्यापक परिवर्तन हुआ था, और उस व्यापक परिवर्तन नियोलिथिक पीरियड में खास करके हम बात कर रहे हैं कि 4वीं-5वीं शताब्दी ही मान करके चलो, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे एक परिवर्तन का केंद्र बनता है, और हम देखते हैं कि 3000 BC तक आते आते एक व्यापक परिवर्तन आता है, और ये एक सम्मिलित प्रयास है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़े तो उसका क्षेत्रीय विस्तार देखें, क्षेत्र देखें। आप प्रारंभिक काल का भी क्षेत्र देखें, और एकदम सभ्यता जब मेच्योर पीरियड में आ गया उसका भी क्षेत्रीय विस्तार देखें। प्रारंभिक काल के क्षेत्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन क्षेत्र का इस सभ्यता के विकास में क्या योगदान रहा है, वो समझाने में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण मतलब एक रोल निभाता है वो, इसलिए आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखें, नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन, आज जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता पर, वो है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक सांस्कृतिक सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक विश्वासों
विश्वासों एवं रीति रिवाजों तथा अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं। की चर्चा करें। क्या इसके तत्व वर्तमान समाज में ढूंढे जा सकते हैं? क्या इसके तत्व वर्तमान समाज या वर्तमान काल भी लिख सकता है, समाज में ढूंढे जा सकते हैं? स्पष्ट करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों तथा अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। क्या इसके तत्व वर्तमान समाज में ढूंढे जा सकते हैं? ध्यान दें, बीपीएससी का एक अब जो हम देखें ट्रेंड जिस तरह से चेंज हुआ है, तो वहां पे टिल जोड़ने की एक परंपरा बनती जा रही है और ये बहुत अच्छा है। और ऐसे क्वेश्चन लिखने में अच्छा भी है जिनका नॉलेज काफी स्ट्रांग होता है, डीप होता है उनके लिए, और जो स्तरीय लेवल पे तैयारी करते हैं उनके लिए भारी समस्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, स्तरीय लेवल की तैयारी करने वाले फेंका जाएंगे और आप काफी लीड करेंगे। आपको मैंने पहले ही बोला कि इन तमाम क्वेश्चन को अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप कंपैरिजन करके देखें कि अगर अच्छा पढ़ाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसको थोड़ा सा हमें दिखाना है, लेकिन हमारा सबसे मेन पक्ष है कि सामाजिक सांस्कृतिक इसका क्या पक्ष रहा है, फिर धार्मिक विश्वास और मान्यताएं क्या रही है, इसके रीति रिवाज क्या रहा है, इन चीजों को खोलेंगे। फिर अर्थव्यवस्था देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो आप ध्यान दें, नगरीय सभ्यता है लेकिन इसके अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है, और अर्थव्यवस्था में हम आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार को दर्शाएंगे। लेकिन ये क्या है, ये एक इसमें हम देखेंगे कि जो ट्रेड है ये वाटर सिस्टम पे, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड, वस्तुओं का आदान प्रदान है, लेकिन वो अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभा रहा है, तो उसको हम देखेंगे। इसकी विशेषताओं को ही हमें वर्णन करना है। इसके बाद जो काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि कह रहे हैं क्या इसके तत्व, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो तत्व है वो वर्तमान समाज में ढूंढे जा सकते हैं, और अगर ढूंढे जा सकते हैं तो उन तत्वों को आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके कुछ तत्वों को दर्शाना है कि कौन से सामाजिक तत्व ऐसे हैं जो वर्तमान समय में भी विद्वान है, धार्मिक, सांस्कृतिक या रीति रिवाज के जो कौन कौन से विश्वास है या मान्यताएं हैं जो वर्तमान समय में ढूंढा जा सकता है, और इसी तरह से व्यापार के बारे में कि आंतरिक और बाह्य व्यापार की जो प्रकृति थी, हम उसकी बात नहीं करेंगे कि गुड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड वगैरह नहीं, उसकी प्रकृति कैसी थी, नेचर क्या था, उन चीजों को कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो उनको अगर आप 8-10 पॉइंट में लिख देते हैं तो आप लीड कर जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास एवं रीति रिवाजों तथा अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। क्या इसके तत्व वर्तमान समय में ढूंढे जा सकते हैं? स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के आपका जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन एवं व्यापार के प्रमुख लक्षणों।
के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। आधुनिक नगर नियोजन में ये लक्षण कहाँ तक विद्यमान है? कहाँ तक विद्यमान है? स्पष्ट करें। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, फिर इसके नगर नियोजन एवं व्यापार के प्रमुख लक्षण का हमें परीक्षण करना है, और इसमें आधुनिक नगर नियोजन में ये लक्षण कहाँ तक विद्यमान है, इन तमाम चीजों को हमें लिखने की आवश्यकता है। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है नगर नियोजन के बाद, इसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पे जो आपका क्वेश्चन होगा वो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की समीक्षा करें। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की समीक्षा करें। क्या इस सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमणकारियों का परिणाम था? स्पष्ट करें। ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की समीक्षा करें। हम उन तमाम कारणों को देखेंगे कि इसमें विद्वानों ने क्या क्या कहा है, चाहे वो बाह्य आक्रमण हो या फिर बाढ़ की निरंतरता हो या भू पर जो हम एक यहाँ पे जो भूमि की आंतरिक घटना है जिसमें हम खास करके भू विवर्तनिक घटना की बात करते हैं वो हो, या फिर जलवायविक कारण है, उन चीजों को हम देखेंगे कि क्या कारण है। लेकिन इसमें एक तेल जोड़ा है कि क्या इसका पतन बाह्य आक्रमणकारियों का परिणाम है। तो हम बाह्य आक्रमणकारी के बारे में लिखेंगे और हम उसका किस तरह से आलोचना करेंगे, किस तरह से खंडन करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और हमें ये मानना नहीं है कि हम बाह्य आक्रमणकारी हम यहाँ पे सिद्ध कर दें कि हाँ बाह्य आक्रमणकारी का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फंसेंगे और आपके मार्क्स कट जाएगा बुरी तरह से। तो हमें ये दिखाना है कि बाह्य आक्रमण का जो परिमाण जो है, या फिर हम जैसे मोहनजोदड़ो के सड़क पे जो निशान मिले हैं, कंकालों पे कटे हुए निशान है, उसको हम बाह्य आक्रमण नहीं कहेंगे कि वो आंतरिक विवाद का भी कारण हो सकता है। अगर मान ले कि वो बाह्य आक्रमण का ही परिणाम है तो फिर और दूसरे जगह का पतन कैसे हुआ, वो एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। तो इन चीजों को आप उठा करके लिखेंगे। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको ये फोकस करना है कि जैसे मान लो कोई सभ्यता और संस्कृति का पतन, सभ्यता और संस्कृति का पतन कैसे होता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है उसके प्रकृति के साथ तालमेल का टूटना। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे हम कहते हैं कि मांग और पूर्ति का जब बाधा उत्पन्न होना शुरू होता है तो सभ्यता और संस्कृति में विस्थापन की प्रक्रिया आ जाती है। तो इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे निरंतर प्रकृति का जो दोहन है और पर्यावरणीय परिवर्तन है, उन चीजों को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे इसके पतन में। तो आपके लिए वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाँ, निष्कर्ष में देखिए, आप बहुत सारे लोगों का मैंने आंसर चेक किया है,
वो सीधा लिख देते हैं कि सभ्यता और संस्कृति का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया इन कारणों से, या मिलीजुली कारणों से, या फिर पर्यावरण परिस्थिति से। लेकिन ध्यान दें, किसी सभ्यता और संस्कृति का पतन काल से उसका संपूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि उसके कुछ उत्तरजीविता के तत्व जीवित रहते हैं। इन चीजों को आपको निष्कर्ष में लिखना है, और आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तरजीविता को हम कई अन्य संस्कृति में ढूंढ सकते हैं, यद्यपि उसके नगर नियोजन और नगरीय तत्वों का पतन हो गया। तो ये चीजें हैं, जब आपका आंसर बैलेंस होता है तो काफी मायने रखता है। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरजीविता की बात किया था, तो उत्तरजीविता पे भी क्वेश्चन बना सकता है वो। तो देखते हैं उत्तरजीविता पे किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है हमारा, किसी सभ्यता के पतन का आशय इनका आशय उसका संपूर्ण विनाश नहीं होता है। किसी सभ्यता का पतन का आशय उसका संपूर्ण विनाश नहीं होता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता एवं उत्तरजीविता का परीक्षण करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए, किसी सभ्यता के पतन काल से उसका संपूर्ण विनाश नहीं होता। स्वाभाविक है, अभी मैंने क्या बोला कि किसी सभ्यता का पतन काल से उसका संपूर्ण विनाश नहीं है, उसके कुछ मूलभूत तत्व होते हैं, उसका पतन हो जाता है। लेकिन सभ्यता का पतन काल से मतलब पूरा एक तरह से पतन हो गया, हम ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के साथ भी यही लागू होता है कि उसके नगरीय तत्व के जितने भी गुण थे या मौलिक गुण थे, उसका हम विनाश देखते हैं या पतन देखते हैं। लेकिन इसके पतन का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति का भी पूर्ण रूप से पतन हो गया। तो ये पहला पॉइंट हमारा ये है। फिर इसके उत्तरजीविता और निरंतरता और उत्तरजीविता का परीक्षण हमें करना है। तो ध्यान दें, निरंतरता और उत्तरजीविता में कुछ संस्कृति को आपको दिखाना है। जैसे अगर हम मान के चले कि जैसे अगर सिंधु घाटी क्षेत्र में देखें, तो सिंधु क्षेत्र में हमें झुकर झाकर संस्कृति के बारे में बताना है कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता के बाद एक निरंतरता और उत्तरजीविता हमें झुकर झाकर संस्कृति में देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो आप दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चले जाइए, तो वहां पे बनास है, बेराई है, कई ऐसी संस्कृति आपको मिलेगी जहां पे हम हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता एवं उत्तरजीविता को ढूंढ सकते हैं। इसी तरह पंजाब है और बहावलपुर है, खास करके वहां के कब्रिस्तान एच की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सारी संस्कृतियां जो है वो कहीं ना कहीं मिला जुला करके सम्मिलित रूप से हम देखते हैं कि वो हड़प्पा सभ्यता के उत्तरजीविता को अपने आप में संजोए हुए हैं और उसमें जीवित है। इतना ही नहीं, आप ये लिखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति के जो कुछ अंश हैं या फिर हम उसकी जो उत्तरजीविता को वर्तमान समाज में भी ढूंढ सकते हैं। खास करके हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारे रहन सहन में कौन से ऐसे मौलिक तत्व है जो हम वहां से ढूंढ सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर आप लिख करके देते हैं वहां पे, तो आप लीड करेंगे। तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता और उसके उत्तरजीविता पे क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन बनाना मैं आप लोगों को एक बार बोल रहा हूं, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं
और वास्तविक में इतिहास पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बनाना ये अपने आप में कितना डिफिकल्ट है आप अपने टीचरों से पूछें। और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से किया जाए, उसका फुलफिल करना। पढ़ा देना एक अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा देना, किस तरह से हमें उस आंसर को लिखना है, इस वे में पढ़ा देना मायने रखता है। और ये चीजें खास करके हमने सीखा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ा है। आप लोग झा श्रीमाली जी का किताब पढ़ते हैं, श्रीमाली जी हमारे गुरु जी हुआ करते थे। इसके बाद मनमोहन सिंह जी की बड़ी लड़की उपेंद्र सिंह मैम, नैनजोत लहरी, इन लोगों का ये हड़प्पा सेक्टर था उन लोगों का, तो काफी डिटेल में हमने पढ़ा। ग्रेजुएशन में भी डीयू में पढ़ा, रेगुलर और एमए में भी। इसके बाद हमने आगे की भी पढ़ाई हिस्ट्री में करी है। तो इसीलिए हमारा ये जो क्षेत्र होता है ये इसमें मैं एंजॉय करता हूं। तो आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं काफी डिटेल अध्ययन के लिए, अगर आपकी इच्छा है तो। और क्लास कैसा लगा इसके बारे में जरूर लिखें। आप अगर कोई कमेंट लिखते हैं तो हमें और हिम्मत मिलता है, और आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में लेकर के चलूं। तो ध्यान रखें आप लोग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए वो आपको मिलता रहे। शेयर भी करें कि आपके फ्रेंड को फायदा मिल सके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।